तो जो जो आपने कहा अभी कि लगातार चार्ट देख रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि यदि आप लगातार चार्ट देखेंगे ना, तो आपको धीरे-धीरे करके उसमें नॉलेज हो जाएगी। और एक ही चीज़ को बार-बार करेंगे ना, तो और भी नॉलेज होगा, आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ होगी, महारत हासिल होगी। महारत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप जो है एक सामान्य से अधिक जानकारी आपको हो जाएगी, और सामान्य से अधिक अधिक जानकारी होना आपको एक सफलता दिलाता है। ठीक है ना? तो मैं एक कहानी कहूँगा आपको, कहानी के माध्यम से अपनी बातें मैं कहूँगा कि एक लंगड़ा आदमी था, लंगड़ा या लूला आदमी था, उसका एक हाथ नहीं था। तो वो कुश्ती सीखने जा रहा था, ठीक है ना? तो उसका जो उस्ताद था, उसको एक ही दाव सिखाता, रोज़। वो एक दाव सीखता चला आता, दूसरे दिन देता, फिर एक दाव सीखता, वो एक ही दाव को बार-बार सिखाता। सालों बाद एक जगह कहीं प्रतियोगिता हो रही थी, कुश्ती की प्रतियोगिता। तो उसके उस्ताद ने कहा कि आप जाइए कुश्ती लड़िए। उसने कहा कि उस्ताद हम हार जाएँगे, क्योंकि हमने तो एक ही दाव सीखा है। तो कहा पहले आप जाओ तो। वो गया वहाँ पर और अपने से मजबूत जो पहलवान था, उसको चुना उसने कुश्ती के लिए, और यकीन मानिए पहले बार में ही वो जीत गया, उसको पटक दिया। वो हैरान हो गया कि मेरा तो एक हाथ नहीं है, मैं विकलांग हूँ, अब मैं कैसे जीत गया? वो आया अपने उस्ताद के पास, कहा हमको राज बताओ कि हम कैसे जीत गए? वो मजबूत आदमी था, वो कई दाव जानता था, वो कई दाव जानता था, वो हार गया हमसे, मैं जीत गया जबकि मैं एक ही दाव जानता था। तो उसने कहा, क्या कहा मालूम है? कि हमने आपको एक ही दाव सिखाया है और उसको बार-बार सिखाया है। आपको एक ही दाव में महारत हासिल हो गई, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जो दाव मैं आपको बता रहा था, उसका काट ये है कि उसको हराने के लिए विपक्षी के पास दूसरा मतलब बायाँ हाथ होना चाहिए, और आपका बायाँ हाथ है ही नहीं, तो आप जीत गए। आप समझ रहे हैं ना? तो जो भी आप करते हैं ना, जो भी हम काम करते हैं, हम उस काम को लगातार करें, तो एक समय बाद हमें एक्सपर्टीज़ हो जाती है। आप कुछ मत करिए, जैसे ग्रुप में ही बताया जा रहा था कि सुनील मिर्लानी को और उनको बताया जा रहा था, कौन थे? कि उनको पर डे निफ्टी 500 के चार्ट देखते हैं। निफ्टी 500 में 500 स्टॉक्स होते हैं, और हम लोग 500 चार्ट देखते हैं। हम लोग मतलब कि वो सुनील मिर्लानी जो एक्सपर्ट, जो हम लोग तो कई-कई दिन हो जाता है चार्ट ही नहीं देखते हैं। तो चार्ट में क्या देखते हो? देखते उनको मास्टरी हासिल हो जाती है। कौन सा चार्ट ऊपर जा रहा है, कौन सा चार्ट नीचे जा रहा है, कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, वो धीरे-धीरे करके नॉलेज होना शुरू हो जाता है। तो जब आप चार्ट देखना शुरू करेंगे ना, तो निसंदेह आपको लेवल की जानकारी होगी। आप हर स्टॉक को समय पर पकड़ लेंगे। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। ठीक है ना? और स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए मैं बता दूँ आपको, दुनिया में कोई भी ऐसा विश्लेषक नहीं है, कोई भी दिग्गज निवेशक नहीं है, जो कि 100% अनुमान सही लगाता है। 100% सबके गलत होते हैं। और यदि आपके 50% भी लक्ष्य मतलब सही टारगेट हो जाते हैं, सही स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आपका पैसा बनाने के लिए पर्याप्त है। आप पैसा अच्छा बना ले जाएँगे। तो हमें लगातार एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, और फिर धीरे-धीरे करके होगा, और लगातार देखेंगे तो होगा। और रहमान सर कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखा तो टाइमिंग देखा उसमें 10 बजे। दोपहर वाले में तो मैंने लग मैं रहा था देखा कि कि लोग म्यूचुअल फंड कर रहे थे। मैं सोचा म्यूचुअल फंड पे बात किया जाए। जी, बहुत अच्छा है सर। क्यों जी। कृपाल सर? हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया सर। विषय बढ़िया है। आज का विषय जो है, आज की चिंता जो हो रही थी दिन भर, उसके हिसाब से आपने चुना। हाँ, म्यूचुअल फंड। जी, तो सबसे पहले तो हम म्यूचुअल फंड के बारे में जानना शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड होता क्या है? जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं कि हम स्टॉक चुनते हैं। हमें स्टॉक मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना? इसके बाद कब मार्केट में एंट्री करें, कब मार्केट में एग्जिट करें, इसकी थोड़ी-सी समझ होनी चाहिए।
हमारे पास पर्याप्त पैसा होना चाहिए, मार्केट का ज्ञान होना चाहिए। यदि हम ये सब, इसके अतिरिक्त हमारे पास अनुशासन होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। यदि ये सब चीजें हैं हमारे पास, तो हम स्टॉक मार्केट में निसंदेह अच्छा पैसा बनाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे आप जैसे लोग जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन सब चीजों को सीख नहीं पाते हैं। न उनके पास धैर्य होता है, न उनके पास अनुशासन होता है, समय तो एकदम नहीं होता है, नॉलेज एकदम नहीं होता, वो मार्केट के बारे में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ ना कि जैसे ही वो न्यूज़पेपर उठाएंगे, जैसे उस पर अर्थ जागरण आएगा, उसको उठा के किनारे कर देते हैं। वो इकोनॉमिक्स वाले पेज को पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इसका मतलब कुल मिलाकर यह है कि वो स्टॉक मार्केट के बारे में एकदम नॉलेज नहीं रखते हैं और न उसको सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए, जो स्टॉक मार्केट को सीखना नहीं चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड एक सबसे सस्ता, एक सरल तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है? म्यूचुअल फंड में क्या करते हैं कि एक एक्सपर्ट होता है, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हम मार्केट को थोड़ा बहुत जानकार हो गए, हम जानकार हो गए। हमने क्या किया कि सिस्टम स्थापित किया, और सिस्टम स्थापित करके मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप हमको अपना पैसा दीजिए, हम आपके पैसे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जितना फायदा होगा, जितना नुकसान होगा, उसके मुताबिक हम आपको दे देंगे, वापस कर देंगे। जब चाहेंगे आप तब वापस करेंगे। रखने की वो नहीं है कि आप मांगेंगे आज, हम आज नहीं देंगे, जब चाहेंगे तब हम आपको देंगे। बदले में हमारा एक चार्ज होगा, हम उस चार्ज को लेंगे। तो चार्ज कितना होता है? मैक्सिमम आप देखेंगे फंड, जो अच्छे अच्छे फंड्स होते हैं, जो उनके जो चार्जेस होते हैं, वो लगभग चार्जेस होते हैं 2 से 2.5%। यानी हम यदि 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये मान के चलिए कि 2,500 रुपया वो 1 साल का लेते हैं। हर साल लेते हैं 2,500 रुपये का, और 2,500 रुपया हमसे आपसे लेते हैं, और उसके बदले में हमको आपको अच्छा रिटर्न दिलाते हैं। कितना रिटर्न दिलाते हैं? सबसे बड़ी चीज ये, हम एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि 5 साल का हम लक्ष्य लेके चलते हैं, तो आसानी से हम 15% के आसपास रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई संदेह नहीं है, सभी लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड 15% का, जी सर, जी सर। जी बिल्कुल सर, सही बात। 15% का रिटर्न मिलता है। लेकिन यदि मार्केट की स्थिति ठीक हो, अच्छी हो, मार्केट जैसे बहुत ज्यादा गिर चुका हो, जैसे फॉर एग्जांपल तौर पर कोविड के काल में गिरा था, जैसे फॉर एग्जांपल के 2008-9 में गिरा था, 2018 में मार्केट गिरा था, तो वो जो गिरावट है साल क्या बल्कि 4 साल 5 साल पे एक बार मिलता है, कभी कभार ऐसी स्थिति आती है। तो यदि उस समय हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड जो होता है ना, एक एक साल के अंदर 50% से ऊपर का रिटर्न देते हैं। अभी आप देखिए तो तमाम म्यूचुअल फंड है तो 30-40% से ऊपर का, 90% तक का रिटर्न दिए हुए हैं इस साल, क्योंकि मार्केट ने तगड़ा मूव दिया है। लेकिन इस रेट को, जो रिटर्न है, इस रिटर्न को हम हमेशा के लिए कायम नहीं रख सकते हैं। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म मतलब कि यदि 5 साल के ऊपर जाते हैं, तो कोई भी म्यूचुअल फंड आसानी से आपको 15% का रिटर्न दे देता है। और अब आप बात ये करिए कि जैसे हम जो परंपरागत साधनों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, परंपरागत साधन कौन से हैं? बैंक हो गया, एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, एनएससी हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, एनएससी हो, ये सब के सब परंपरागत निवेश साधन होते हैं। एलआईसी हो गया, वहां पे हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पे हमको आसानी से कितना रिटर्न मिलता है? लगभग 7 से 8% गारंटीड रिटर्न देने की बात करते हैं। 7 से 8% रिटर्न गारंटीड रिटर्न देते आ रहे हैं, और यहाँ पर कितना आपको मिल रहा है? 14 से 15% के आसपास आसानी से रिटर्न मिल रहा है। तो बेहतर कौन हुआ? म्यूचुअल फंड हुआ। और इसके अतिरिक्त जो टैक्सेशन है, म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन भी एक अलग तरीके से होता है, बहुत फायदेमंद होता है। जैसे यदि आप एफडी करते हैं, तो एफडी में जो टैक्सेशन होता है वो टीडीएस लगता है। टीडीएस कितना लगता है? सब लोग जानते हैं, वो हमारी आय के अनुसार लगता है। जैसे मान लीजिए हमारी टोटल इनकम 10 लाख रुपया है, और हमारी जो 30% के हम स्लैब में चल रहे हैं, इनकम टैक्स सभी को पता है स्लैब क्या है। और हमने क्या किया कि 1 लाख रुपया कहीं एफडी में लगाया था, और उस पे 8% यानी 8,000 रुपया हमको मान लेते हैं कि 1 साल का ब्याज मिला है। तो इस 8,000 का 30%
समझ रहे हैं ना, 2400 रुपया टैक्स में चला जाता है। तो नेट रिटर्न जो होता है मुश्किल से 6% के आसपास चला आता है, 6% से भी नीचे चला आता है। आज की डेट में यदि आप देखेंगे जो एफडी में रिटर्न आ रहा है वो 6.75 यानी 7% भी नहीं आ रहा है। और उसमें भी यदि 4-5%, 4% 2% के आसपास जोड़ लीजिए, टीडीएस जोड़ लीजिए, मुश्किल से 5% आपका रिटर्न आता है, जबकि अपने देश में जो मुद्रास्फीति है 6% के ऊपर चल रही है। तो जब हम एफडी में पैसा लगाते हैं, एलआईसी में पैसा लगाते हैं, तो हमारा जो मिलने वाला रिटर्न होता है वो निगेटिव रिटर्न होता है। महंगाई उससे कहीं तेज बढ़ रही होती है, हम नुकसान की स्थिति में होते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए आपका स्टॉक मार्केट होता है, और स्टॉक मार्केट में जो सबसे अच्छा, जो सबसे सरल तरीका होता है, म्यूचुअल फंड होता है। तो किसी को भी यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए, तो मेरा अपना मत है, अपना विचार है कि उसको म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। अब हम आते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्टमेंट करें। उससे पहले हम आते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है, इसको जानिए। ट्रस्ट को हम सब लोग जानते हैं कि ट्रस्ट कैसा होता है। ट्रस्ट होता है, उसका एक ट्रस्टी होता है, एक व्यक्ति होता है जो उसका ट्रस्ट बनाता है। उस ट्रस्ट में वो क्या करता है कि कई तरह के पार्टनर नियुक्त करता है, फिर उसमें फंड मैनेजर्स नियुक्त करते हैं। और ट्रस्ट मतलब को लाभ हानि के मोह माया से परे उनका काम होता है। और इस ट्रस्ट को स्थापित करने से पहले सेबी के पास अच्छा खासा पैसा सिक्योरिटी के रूप में देना पड़ता है, तब कहीं जाकर के म्यूचुअल फंड काम करने के लिए लाइसेंस मिलता है। और अपने देश में कौन कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं इस तरह से काम करने के लिए? कम से कम 40 म्यूचुअल फंड कंपनी। प्रमुख कौन कौन सी कंपनी है? तो सबसे नंबर 1 पे म्यूचुअल फंड कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड। नंबर 2 पे म्यूचुअल फंड है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड। नंबर 3 पे म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी। पहले एचडीएफसी टॉप पे था, एचडीएफसी नीचे चला है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। इसके बाद आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक। इसके बाद डीएसपी ब्लैक रॉक। केवल डीएसपी ब्लैक रॉक अलग हो गया, डीएसपी म्यूचुअल फंड। एलएनटी म्यूचुअल फंड, आईटीआई म्यूचुअल फंड, केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, फिर आपका पीएनबी का प्रिंसिपल के नाम से वो म्यूचुअल फंड, बीएनपी परिवास का म्यूचुअल फंड। इस तरह से कुल मिलाकर के लगभग 40 कंपनियां अपने देश में म्यूचुअल फंड कंपनी में काम करती है। देशी तो देशी, विदेशी भी काम करते हैं। विदेशी में कौन काम करते हैं? फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, जो यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के कई बहुत अच्छे अच्छे फंड हैं। विदेश की ओर से कंपनी है आपका जो रिलायंस म्यूचुअल फंड रहा, जिसको अनिल अंबानी समूह लीड करता था, रिलायंस म्यूचुअल फंड, रिलायंस कैपिटल के नाम से वो भी था। लेकिन चूंकि भयंकर घाटे में चल रही थी, परेशानी आप लोग देख ही रहे थे, तो वो जो रिलायंस कंपनी थी उसने निप्पन, एक जापानी कंपनी थी निप्पन, उसके साथ टाई अप करके उसने किया था। निप्पन ने 75% स्टेक रिलायंस म्यूचुअल फंड को खरीद लिया। तो आज के डेट में निप्पन म्यूचुअल फंड भी है। मैं बता दूं आपको कि निप्पन म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक भी है, जिसको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा बनाना है, उसको निप्पन एसेट मैनेजमेंट का शेयर लेके रख सकता है। मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 70 शेयर रिलायंस निप्पन के पड़े हुए हैं, और ये आज से नहीं, काफी पहले से पड़े हुए हैं। तो जो एज ए इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं तो ले लेता है वो। तो जापानी कंपनी है निप्पन, और ये जो है, जो जापानी कंपनी निप्पन है, ये विश्व की बड़ी संस्थाओं में से एक आती है, फाइनेंशियल संस्थाओं में से। बहुत पुरानी कंपनी है ये, और पूरे वर्ल्ड वाइड यदि देखेंगे तो 7वें 8वें नंबर पर आती है फंड के मामले में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है निप्पन, और ऊपर से विदेशी मैनेजमेंट मिल रहा है। देखिए एक चीज है, विदेशी जब मैनेजमेंट मिलता है तो हम निवेश के मामले में एक मामले में बड़ा सुरक्षित हो जाते हैं, जो कॉर्पोरेट इश्यू होता है ना, इस मामले में हम सुरक्षित हो जाते हैं। विदेशी लोग जो होते हैं वो कॉर्पोरेट इश्यू, गंदा काम नहीं करते हैं। वो ये नहीं करते हैं कि इस कंपनी का पैसा उसमें मिक्स कर दें, नहीं, वो अपने एक आइडियल तरीके से काम करते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं। तो जब वर्ल्ड वाइड बिजनेस करते हैं तो उनके मान सम्मान भी अलग होते हैं, उनके मानक भी अलग होते हैं। तो निप्पन म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड हाउस है, और एज ए शेयर भी बढ़िया है। इसके बाद एक और है, उत्तरी कोरिया का म्यूचुअल फंड है, सॉरी साउथ कोरिया का है,
मिराई एसेट मैनेजमेंट, मिराई के फंड इसमें बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ मिराई कहते हैं, कुछ मिरई कहते हैं, वो भी एक फंड हाउस है बाहर के। इससे पहले जो बाहर की म्यूचुअल फंड अपने कंपनी अपने देश में काम करती थी, उसमें थी फिडेलिटी म्यूचुअल फंड जो बाहर चली गई, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, अभी भी एचएसबीसी काम करती है। इसके बाद एबीएन एमरो, वो भी विदेशी म्यूचुअल फंड, शायद बंद कर दी एबीएन एमरो। इसके पहले एक और म्यूचुअल फंड थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो होता है, वो भी था, कई तरह के था, तमाम कंपनियां हैं। तो ये जो है म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं जो अपने देश में काम करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सही नॉलेज है, नॉलेज थी आप लोग के पास? जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो इक्विटी जो होता है ना, कोई भी इक्विटी होता है, वो एक तरह से बिल्कुल लिक्विड होता है। लिक्विड क्या से क्या है? लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में रख दीजिए, वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है। अब पानी को थाली में रख दीजिए, थाली का आकार ले लेगा। बोतल में रख लीजिए, बोतल का आकार लेगा। कटोरे में रख लीजिए, कटोरे का आकार लेता है, क्योंकि वो लिक्विड होता है। म्यूचुअल फंड का डिजाइन जो होता है ना, वो हमारे आपके जरूरतों के अनुसार होता है। हम जैसे चाहेंगे उस तरह की म्यूचुअल फंड की स्कीम पड़ी हुई है। और कौन कौन सी स्कीम होती है, पहले इसको जान लेते हैं मुख्य रूप से कौन कौन स्कीम होती है। मुख्य रूप से स्कीम होती है, जो पहली जो स्कीम होती है वो इक्विटी स्कीम होती है। इक्विटी मतलब कि जो हमारा पैसा होता है, हमारे पैसे का 80 से 90% हिस्सा जब इक्विटी में डाला जाता है, शेयर में डाला जाता है, तो इक्विटी स्कीम करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा जो होता है वो डेब्ट फंड होता है। डेब्ट फंड से ऐसे होता है कि जो हम एफडी वगैरह करते हैं ना बैंक वगैरह में, तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास भी योजनाएं होती है। कैसे कैसे योजनाएं होती है, क्या करते हैं ये इसको जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अपने देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वो पैसा कहाँ से लेते हैं? वो पैसा लेते हैं आपके बैंक से उधार लेते हैं। कहीं ऐसे जो वित्तीय संस्थाएं होती है, वहां से वो उधार लेते हैं। मालूम चलता है कि अब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास भी पैसा होता है, तो जाकर के म्यूचुअल फंड कंपनी से भी पैसा लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी यदि किसी बैंक को पैसा किसी कंपनी को पैसा देगा, तो फ्री में थोड़े देगा। वो क्या करता है, उस पर चार्ज लगाता है। वो चार्ज होता है, वो भी नॉमिनल, जैसे 7-8% जैसे भी उनका चार्ज होता है। उस चार्ज के बदले में उनको पैसा मिलता है। तो उस तरह के फंड में वो डेब्ट फंड कहा जाता है। डेब्ट फंड की भी कई कैटेगरी होती है, हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे। डेब्ट फंड की कैटेगरी, इसके बाद एक कैटेगरी होती है लिक्विड फंड की कैटेगरी होती है। लिक्विड फंड डेब्ट फंड की ही एक कैटेगरी मानी जाती है। तो लिक्विड फंड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप बड़े व्यवसायी हैं, आपके पास लाखों करोड़ रुपए का लेन देन होता है, और आपके पास मालूम चलता है कि लाखों रुपया रखा हुआ है, आज आया हुआ है, और आपको लगता है कि 4 दिन 5 दिन बाद इस पैसे का कहीं यूज होगा। 4 दिन 5 दिन आपके बैंक में पड़ा हुआ है, क्या करेंगे? बैंक आपको पैसे कुछ ब्याज तो देगा नहीं। तब वहां पर लिक्विड फंड होता है। लिक्विड फंड को कहते हैं पार्किंग में कहा जाता है। हम क्या करेंगे कि जो हमने पैसा इकट्ठा किया, मान चलता है कि मेरे पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि उस 10 लाख रुपए को लिक्विड फंड में पार्क कर देते हैं, दे देते हैं। तो लिक्विड फंड क्या करता है, वो एक दिन का भी जो है आपको रिटर्न देता है, एक हफ्ते का भी रिटर्न देता है। तो लिक्विड फंड उसके लिए होता है जो कि पार्क करना चाहता है, जो बहुत बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास पैसे का टर्नओवर हमेशा आता जाता रहता है। तो वो चाहे तो एक दिन के लिए भी पैसा रख सकता है, और एक दिन पे जो भी उसका रिटर्न होता है आपको आसानी से मिलता है। तो लिक्विड फंड में और डेब्ट फंड में, दोनों में जो रिटर्न आता है आपके एफडी के आसपास आता है, लगभग 8% के आसपास आता है। लेकिन एफडी से बेहतर होता है। कैसे बेहतर होता है? एफडी में आपका जो टीडीएस होता है वो लगता है हमारे इनकम टैक्स के मुताबिक, जबकि म्यूचुअल फंड के जो डेब्ट फंड में टैक्सेशन होता है वो एक इंडेक्सेशन सिस्टम होता है,
उससे मिलता है। यदि आपने मान करते हैं कि 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 लाख रुपया में टीडीएस के बाद डेब्ट फंड वो एफडी में जो हमारा नेट रिटर्न बनता है वो मुश्किल से 1,05,000 बनेगा। और यदि हम डेब्ट फंड में आते हैं तो यही जो हमारा रिटर्न होता है वो होता है बढ़ करके 1,06,000 साढ़े 6,000 हो जाता है, क्योंकि वो जो इंडेक्सेशन का जो टैक्स सिस्टम है उसमें उनको कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। तो डेब्ट फंड इज बेटर देन एफडी, हर मामले में बेहतर है। इसके बाद जो चौथी किस्म होती है म्यूचुअल फंड की, वो किस्म होती है आपके बैलेंस फंड की। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे को चाहते हैं कि हम पूरे पैसे को रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके लिए बैलेंस फंड डिजाइन किया जाता है। वो क्या करते हैं कि 60-70% पैसा आपका इक्विटी में रखते हैं, 50% पैसा आपके डेब्ट में डाल देते हैं। फंड मैनेजर्स होते हैं, वो अपने अनुसार वो काम करते हैं। तो उसमें जो रिटर्न आता है, आप लॉन्ग टर्म में जो होल्ड करते हैं, उसमें जो रिटर्न आता है 11-12% के आसपास रिटर्न आता है। एक एचडीएफसी का है बैलेंस एडवांटेज फंड, बहुत ही बेहतरीन फंड है बैलेंस एडवांटेज फंड, जहां पर लोगों ने बड़ा अमाउंट डाल करके हर महीने का डिविडेंड लेते हैं। एक तरह से बिल्कुल पेंशन की तरह से पैसा देता है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो मैंने बता दिया बैलेंस फंड। तो ये 4 किस्में की मुख्य रूप से फंड होते हैं। अब हम बातें हैं इक्विटी पर, हमारा मेन फोकस इक्विटी पर बात करने का है। जब हम इक्विटी फंड की बात करते हैं तो इक्विटी फंड में भी जब हम आते हैं तो इक्विटी फंड में भी 4 किस्में हो जाती है। 4 क्या बल्कि ज्यादा किस्में हो जाती है। क्या क्या किस्में होती है? नंबर 1 पे हो जाता है लार्ज कैप, नंबर 2 पे होता है मिड कैप, नंबर 3 पे होता है स्मॉल कैप, नंबर 4 पे होता है ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड मतलब जैसे जो भी नौकरी पेशा करने वाला आदमी है उसको 80C में जो आयकर की बचत होती है ना, उसमें दिखाया जाता है कि कितना आपने बचाया। तो जितना हम बचाते हैं उसके मुताबिक हमको आपको टैक्स की बचत होती है। उसके लिए कौन कौन से साधन है? सबसे ज्यादा 80C के चक्कर में लोग बेवकूफ बनते हैं। वो बेवकूफ कहाँ बनते हैं? वो एलआईसी में पैसा लगा देते हैं। क्योंकि एलआईसी जो एजेंट होता है वो सर्वसुलभ होता है, आपके दरवाजे दरवाजे पे मिलता है। आप उसको एक बार बुलाएंगे तो 10 बार आएगा, आप नहीं भी बुलाएंगे तब भी आएगा, क्योंकि आप जब उसको 1 लाख रुपया प्रीमियम पे करते हैं तो उसको 25-30 हजार रुपया से ऊपर की कमीशन प्राप्त होता है। और वहीं म्यूचुअल फंड वाला जो काम करता है आदमी, 1 लाख रुपया पे करते हैं तो उसको मुश्किल से 1000 रुपया मिलता है। तो जिसको जो ज्यादा फायदा होता है वो काम करता है। तो 80C के चक्कर में हम लोग इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में सबसे ज्यादा गलती करते हैं और एलआईसी में पैसा डाल देते हैं। और इनकम 80C में बचत में सबसे उत्तम, सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो आपका म्यूचुअल फंड का ईएलएसएस स्कीम होता है। कई मामलों में अच्छा होता है। कैसे होता है अच्छा? बोले इसको एक जान लीजिए कि जैसे यदि हम एलआईसी में पैसा डाल रहे हैं या एनएससी में पैसा डाल रहे हैं तो उसकी लॉक इन पीरियड 5 साल से ऊपर होती है, एनएससी का शायद 6 साल होता है। बैंक में एफडी में डालते हैं टैक्स सेविंग में, वो भी 5 साल होता है। एलआईसी में डालते हैं तो वो और भी लंबा होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस में डालते हैं तो ईएलएसएस में जो लॉक इन पीरियड होता है मात्र 3 साल का होता है। तो पहला चीज क्या हुआ, हमको लॉक इन पीरियड कम हो गया। इसके उपरांत रिटर्न देखिए, वो जो परंपरागत साधन है आपको रिटर्न के मामले में मुश्किल से 5-6% देता है, बल्कि 7% देता है। ये आपको बुरी हालत में रिटर्न आपको 10% के ऊपर देता है। कोई भी आप ईएलएसएस उठा के देखिए। तो ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप की बात करते हैं। तो लार्ज कैप में कौन सी कंपनियां होती है? वो कंपनियां जो कि बड़ी कंपनियां हैं, जो जिनका म्यूचुअल फंड में जो वो स्कीम जो लार्ज मार्केट कैपिटल के हिसाब से कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि सेबी के दिशा निर्देशों का माना जाए, जो उसके दिशा निर्देश है उसमें कहता है सेबी कि जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से शीर्ष की 100 कंपनियां हैं वो लार्ज कैप की श्रेणी में आती है। 101 से लेकर के 250 तक मिड कैप श्रेणी में आती है। 251 से लेकर के नीचे स्मॉल कैप कैटेगरी के आते हैं। तो यदि कोई फंड लार्ज कैप है, इसका मतलब वो टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है।
यदि मिड कैप है तो यानी मिड कैप है तो क्या करता है वो 101 से लेकर के 250 में इन्वेस्टमेंट करता है, और यदि स्मॉल कैप है तो यानी 251 से नीचे जो कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे जोखिम भी बढ़ते जाते हैं। तो सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में आपका लार्ज कैप होता है, और लार्ज कैप में यदि आप 5 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप यहाँ से लगभग 14% रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हैं 5 साल। यदि आपने 10 साल चलाया तो 10 साल में आप इसमें आसानी से लगभग 16-17% की CAGR की कल्पना कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। और यदि वही आप मिड कैप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मिड कैप में 5 साल के दौरान उससे लार्ज कैप से लगभग 1-1.5% ऊपर, यानी यदि लार्ज कैप आपका 14% देगा तो यह जो है लगभग 16% के आसपास मिड कैप रिटर्न देगा। लेकिन वोलेटिलिटी लार्ज कैप की तुलना में अधिक होती है। और यदि आपने 10 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर दिया, समय दे दिया, तो जो लार्ज कैप आपका 15-16% दे रहा था ये 17-18% से ऊपर चला जाएगा। और यदि स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप और भी अधिक जोखिम वाला हो जाता है। और ये स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं, यदि आपने 5 साल चला दिया, 5 साल केवल की मिनिमम 7 साल का नजरिया रखना चाहिए। जब तक 7 साल का नजरिया नहीं है आप स्मॉल कैप स्टॉक या फंड में इन्वेस्टमेंट ना करिए। तो स्मॉल कैप जो फंड्स होते हैं आपके 5 साल पर 6 साल पर आसानी से ये 20% से ऊपर का रिटर्न CAGR देते हैं। और यदि आपने 10 साल के ऊपर चला दिया तो 20% से ऊपर के CAGR स्मॉल कैप दे देते हैं। लेकिन एक चीज मायने यहाँ मतलब रखता है कि जब मार्केट की स्थिति खराब होती है तो मार्केट, जैसे मान लीजिए कि मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो जो लार्ज कैप होता है ना वो ऊपर से कितना गिरेगा, 12-15% टूटेगा। जितना बढ़ता है उतना ही गिरता है, या थोड़ा सा और गिरेगा, रिकवरी भी जल्दी आएगी। मिड कैप और ज्यादा गिरेगा, और स्मॉल कैप तो इतना ज्यादा गिरेगा कि पूछिए मत। यानी एक साल में यदि मार्केट निगेटिव हो जाए तो मान के चलिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड होगा आपको -40% तक निगेटिव रिटर्न दे देगा, मिड कैप -30 तक देगा, और लार्ज कैप जो होगा -20% का CAGR दे देगा। लेकिन जल्दी वो फिर से जब समय अनुसार बदलाव आएगा तो फिर आपके वो रिकवर करने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। एकदम सही जानकारी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। जी, जी, जी। भाई हमारा बोलना यदि आप लोगों को फायदेमंद हो तो अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। जो और अब हम म्यूचुअल फंड में बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कई तरीकों से कर सकते हैं। कई तरीकों से इन द सेंस क्या है, आपका मन जब करे तब करिए, एक बार मन चाहे तो एक बार करिए, बार बार मन करें जब आपके पास पैसा हो तब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तब इन्वेस्टमेंट करिए। आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत करना चाहते हैं कि हर महीने आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी करिए। आप आज पैसा डालते हैं और आपको लगता है कि कल हमको पैसा निकाल लेना चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमने पैसा 1 लाख रुपया डाला हुआ है और 1 सालों बाद हमको उसमें से 50,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, बाकी हम चाहते हैं कि उसमें रहने दें, आप 50,000 रुपए निकाल देते हैं, बाकी उसमें से छोड़ दीजिए। मतलब जैसे चाहते हैं म्यूचुअल फंड की डिजाइन वैसे। मिनिमम आप 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, विश्वास करेंगे आप? 100 रुपया का कई ऐसे फंड है जो 100 रुपए की SIP स्टार्ट करता है। पेटीएम पे चले जाइए, पेटीएम में आपको 100 रुपए के फंड आपको दिखा देगा। और हम यदि म्यूचुअल फंड में पैसा देते हैं तो फायदे क्या मिलते हैं आप उसको देखिए। सबसे पहला फायदा मिलता है हमको एक एक्सपर्ट का, हमारा जो मार्केट का जानकार होता है वो हमारे फंड को मैनेज करता है, वो एक्सपर्ट होता है। हमें मार्केट देखने की जरूरत नहीं है, वो उसको देखेगा, जानेगा, समझेगा। एक और चीज जो सबसे खराब चीज होती है, जब मार्केट डाउन चले जाता है, डाउन जाता है, तो हमें अपनी स्टॉक बेचने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि हमें उससे मोह माया रहती है। वो फंड मैनेजर होता है, वो प्रैक्टिकल व्यक्ति होता है, व्यवहारिक व्यक्ति होता है, उसको कोई मोह माया नहीं रहती है। जैसे स्टॉक खराब आएगा उसको लगेगा उसको बेच देगा उसको, क्योंकि उसको आपको रिटर्न दिलाता है। इसके बाद म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो एक और बड़ा फायदा होता है, वो ये होता है कि हम छोटे से पैसे में बड़ा
मतलब बड़ी संख्या में स्टॉक्स खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं, जैसे किसी भी फंड की बात करते हैं, एक हम फंड खोल ही लेते हैं, किसी फंड को आप दिखाते हैं, एक फंड के बारे में हम खोल लेते हैं कोई, तो होता क्या है कि जैसे हम म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे एक बाहर हम समझते हैं, बाहर हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, तो जैसे HDFC बैंक का शेयर हो गया, तो HDFC बैंक का एक शेयर लेने के लिए आज की डेट में लगभग 1400 रुपए देना पड़ेगा, 1400 कुछ रुपए भाव है। इसी तरह L&T का शेयर खरीदने के लिए आपको 1700 रुपए देना पड़ेगा, और रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीदने के लिए 22,000 देना पड़ेगा, 2200 देना पड़ेगा। कोफोर्ज का शेयर खरीदने के लिए लगभग 4000 रुपए देना पड़ेगा। मतलब अलग अलग शेयरों के अलग अलग भाव है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास रुपया पड़ा हुआ है 1000, हम चाहते हैं इस 1000 में HDFC बैंक को भी खरीद लेना चाहते हैं, ब्रिटानिया भी खरीद लेना चाहते हैं, कोलगेट भी खरीद लेना चाहते हैं, पेज इंडस्ट्री भी खरीद लेना चाहते हैं, लेकिन हम खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि 1000 रुपया कैसे खरीद पाएंगे? 1400 रुपया तो केवल HDFC बैंक है। लेकिन जब हम इस 1000 रुपए को किसी फंड मैनेजर को देते हैं, किसी म्यूचुअल फंड को देते हैं, तो वो क्या करता है कि हमारा 1000, कई लोग इनका 1000 उनका 1000, मतलब ढेर सारे लोग का जब 1000 होता है, 1000 कोई 1000 कोई 10,000 कोई 5,000 ऐसे पैसा देना शुरू करता है, उनके पास होता क्या है कि हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। अब उस 1000 करोड़ रुपया का मतलब जाता है कि 10% पैसा उन्होंने HDFC बैंक में ले लिया, तो होता क्या है कि हमारा जो 1000 रुपया, इस 1000 रुपया का भी 10% HDFC बैंक में लग गया, तो कितना लगा? 100 रुपया लगा। इसी तरह से 5% उन्होंने एशियन पेंट में डाल दिया, 3000 रुपए का एक शेयर एशियन पेंट का, तो हमारे इस 1000 रुपए में से 5% 50 रुपए एशियन पेंट में लग गया। तो होता क्या है कि हम कम पैसे में ज्यादा स्टॉक होल्ड करते हैं, तो हमारा जो जोखिम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, तो हमें अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हैं, बढ़िया रिटर्न प्राप्त होते हैं म्यूचुअल फंड से। तो म्यूचुअल फंड को हमें अपने निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। और कौन कौन से फंड लेने चाहिए, फंड हम कैसे चुने? तो फंड हमें चुनने के लिए ढेर सारे फंड हैं, आप उनके कई फंडों के आप देखेंगे तो रेटिंग आता है, रेटिंग देख सकते हैं। मनी कंट्रोल पे चले जाएं, देखिए मनी कंट्रोल हम खोल के आते हैं, देखते हैं, खोलते हैं, बहुत सारे आपको फंड इसमें दिखेंगे, मनी कंट्रोल हमने खोल दिया, देखिए। सर लमसम से लेता है, सिर्फ से लेता है म्यूचुअल फंड में? आप लमसम वन टाइम जैसे चाहे वैसे करिए, कोई उस पर वो नहीं है, जैसे चाहे आप वैसे करिए। ये देखिए, सर अगर अभी 1,00,000 लगाते हैं, क्या चीज, क्या क्या बोले आप? सर मान लीजिए अभी हम 1,000 रुपए लगाते हैं, आवाज नहीं साफ आ रही है आपकी। सर जैसे अभी हम 1,000 रुपए लगाते हैं, हाँ 1000 रुपए लगा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 1,000 रुपया मनी लगा रहे हैं, उस पे अगर वो 5 साल बाद वो 1200-1500 हो गया, वो टैक्स 15, वो अपना कमीशन 1500 का लेगा या 1000 का ही लेगा? क्या चीज, मैं समझा नहीं, क्या कर रहे हैं आप? आज सर मैंने 1,000 रुपये लगाए हैं म्यूचुअल हाँ फंड, हाँ और वो 2-4 साल बाद वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये हो गया, हाँ, और अब जो वो अपना कमीशन लेगा वो 2,000 रुपये लेगा या 1000 रुपये ही लेगा? 2000 रुपए लेगा, 2,000। जो फंड वैल्यू होता है फंड वैल्यू पे लेता है। आइए आप देखते हैं इसको, अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये स्क्रीन मनी कंट्रोल का। हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। देखिए लार्ज कैप, देखिए इक्विटी फोकस, डेब्ट लॉन्ग टर्म, डेब्ट शॉर्ट टर्म, हाइब्रिड, टैक्स सेविंग, कई तरह के फंड है। तो देखिए म्यूचुअल फंड में किस्मत, देखिए लार्ज कैप, मल्टी कैप मतलब कि सभी फंड मिला के बना देते हैं, और किसी लार्ज एंड कई तरह के फंड इसको कैटेगरी दिखा रहा है। हम किसी एक फंड को उठाते हैं, हम उठाते हैं यहाँ से, ये टाटा लार्ज कैप को उठाते हैं, चलिए देखते हैं टाटा लार्ज कैप। अब देखिए टाटा लार्ज कैप को देखते हैं यहाँ से, टाटा लार्ज कैप देखिए
इसका एनएवी 330 है। एनएवी मतलब क्या होता है कि नेट एसेट वैल्यू। एनएवी से सीधी बात है, जिस दर पर हम स्टॉक खरीदते हैं ना, तो डायरेक्ट इक्विटी में वो स्टॉक प्राइस हो जाता है। यहाँ पर क्या है, एनएवी है। वो एनएवी का कैसे डिजाइन करते हैं वो अलग विषय है, उसके बारे में हमें ज्यादा मगजमारी नहीं करनी। अब देखिए यहाँ पर देखिए फंड साइज, देखिए दिख रहा है ना फंड साइज 968 करोड़, यानी लगभग इसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ है, लोगों ने दे रखा है पैसा 968 करोड़, यानी 1000 करोड़ रुपया लगभग दिया जा चुका है। हमारे आप जैसे लोगों का मिल करके 1000 करोड़ दिया है। ये देखिए एक्सपेंस रेशियो, यानी जो हम पैसा पे करते हैं उस पैसे का 1.71%, यानी 1000 रुपया जो हम इनको देते हैं तो 1000 रुपया में से 17 रुपया ये कमीशन में देते हैं। क्लियर है, आपको दिख रहा है? हाँ अब देखिए क्रिसिल रैंक दिया हुआ है। रैंक इनका कई तरीके से रैंक होता है, आप देखेंगे तो घटता बढ़ता रहता है, बाद में हम चर्चा करेंगे। अब इसको देखिए दिस स्कीम इस साल इसने जो रिटर्न दिया है 48% रिटर्न दिया है। ये देखिए ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क क्या होता है कि जहां से जो स्टॉक लिया जाता है, जैसे बेंचमार्क मतलब कि बेसिक इंडेक्स क्या है, जैसे मार्केट का जो जैसे निफ्टी है, हम कोई स्टॉक निफ्टी से चुनते हैं तो हमारा स्टॉक जो बेंचमार्क होगा निफ्टी होगा। अब ये सेंसेक्स से चुनना है तो सेंसेक्स लिखा हुआ है, सेंसेक्स बेंचमार्क। इसके बारे में ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती है। हम इसके सीधे चलते हैं, अब इसका रिटर्न देखिए। अब इसके फंड पे चलते हैं, पोर्टफोलियो पे चलते हैं। पूरा पोर्टफोलियो हम खोल लेते हैं। ये देखिए सर, आईसीआईसीआई बैंक में ये 9.25% डाल रखा है, दिख रहा है सर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। 1000 रुपया हम देते हैं तो 92 रुपया जो है ये किसमें डाल रहा है? आईसीआईसीआई बैंक में डाल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक। और हम बाहर की दुनिया में 92 रुपए में आईसीआईसीआई बैंक का शेयर नहीं ले सकते। एचडीएफसी बैंक में देखिए 80 रुपया डाला है, यानी 8%, यानी 80 रुपया। इन्फोसिस में 7.5 यानी 75 रुपया। रिलायंस इंडस्ट्री में 70 रुपया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 65 रुपया। एक्सिस बैंक में 44 रुपया। भारतीय रिटेल में 40 रुपया। टीसीएस में 36 रुपया। यानी इस तरीके से क्या करता है कि हमारे इस 1000 रुपये को टुकड़े टुकड़े में इन्वेस्टमेंट कर देता है। हमारा 40 रुपया, आपका 40 रुपया, कई लोगों को 40 रुपया मिलाकर के मान सकता है कि एक्सिस बैंक का शेयर ले लिया। तो हम थोड़े से पैसों में हम क्या करते हैं कि हमारा ज्यादा स्टॉक हम होल्ड करते हैं। तो स्टॉक जब होल्ड करते हैं तो एक तो जोखिम कम हो जाता है, ऊपर से स्टॉक मार्केट का रिटर्न प्राप्त होता है। तो म्यूचुअल फंड को हमें निवेश का एक जरिया जरूर बनाना चाहिए। ये देखिए ये लार्ज कैप रहा। अब इसी में हम मिड कैप स्मॉल कैप देखते हैं। अब मिड कैप स्मॉल कैप देखते हैं। हाँ बोलो भाई बोलो। सर जैसे इसमें नेवी 330 रुपए पाओ है। सॉरी क्या? एनएवी 330 है ना सर? हाँ 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 बिल्कुल। तो सर जैसे पोस्ट से म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग में आते हैं तो उनमें 10 रुपए होता है वैल्यू, हाँ बिल्कुल होता है। तो अपन उसमें भी स्टार्टिंग से कर सकते हैं उसकी जैसे नेवी रेट पर यदि वैसे अपने बेनिफिट मिल सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लेकिन जैसे वो आईपीओ जैसा ही हो गया सर वैसा। हाँ हाँ, एनएफओ जो होता है, जो नए फंड लॉन्च होते हैं, तो जस्ट लाइक आईपीओ होता है। आईपीओ जब शेयर मार्केट में कोई डायरेक्ट स्टॉक आता है तो उसको आईपीओ कहते हैं। जब स्टॉक म्यूचुअल फंड में आता है तो उसको एनएफओ कहते हैं, न्यू फंड ऑफर। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन एक चीज मैं और कहूंगा कि न्यू फंड ऑफर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। उसके पीछे कारण क्या होता है कि उसका पोर्टफोलियो नहीं पता कि पोर्टफोलियो कैसा है। यस सर। ठीक है ना, कौन कौन से स्टॉक रखेगा उसमें ये भी नहीं पता होता है। पोर्टफोलियो में एलोकेशन किस चीज का कितना रखा हुआ है वो भी नहीं पता होता है। तो थोड़ा सा एनएफओ में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए कि जो पहले से स्थापित फंड्स हैं हमें यस उसमें सर। इन्वेस्टमेंट करें। जो पहले से स्थापित फंड मैनेजर्स हैं हमको उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फंड मैनेजर्स सभी लोग जानते हैं, जैसे एचडीएफसी में मिलते हैं, रिलायंस में मिलते हैं, ओके सर। सभी लोग जानते हैं। हमें स्थापित म्यूचुअल फंड को लेना चाहिए। अब देखिए ये तो लार्ज कैप रहा। अब हम अब देखते हैं, देखिए यही आप यदि मिड कैप स्मॉल कैप की तुलना करें तो मिड कैप स्मॉल कैप की
देखिए इक्विटी स्मॉल कैप अभी फंड अच्छे चल रहे हैं तो आपको स्मॉल कैप बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिखाएगा। मैंने क्या कहा था, लॉन्ग टर्म में ये आपको 20% के ऊपर CAGR दिखाता है। 10 साल देखेंगे, 10 साल में तो और भी ज्यादा रिटर्न। देखिए आप निप्पन का देखिए स्मॉल कैप, ये मेरे पास इसकी SIP है, 24% देखिए रिटर्न दे रहा, 23% 5 साल का। एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, HDFC देखिए सबके जो है 23%, 22%, 21%, 20%, 19% देख रहे हैं आप लोग। जी सर। DSV स्मॉल कैप, मेरे पास स्मॉल कैप के 2 फंड, 2 केवल के 3 फंड मेरे पास पड़े हुए हैं। एक निप्पन का स्मॉल कैप है, एक SBI का स्मॉल कैप है और एक DSP का स्मॉल कैप है। तीनों में मेरी 1,000 की SIP चलती है। तो निप्पन स्मॉल कैप आप देखिए 23% है, HDFC देखिए 14% है। यानी कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि आप किसी भी फंड में पैसा लगाते हैं तो आप हर हाल में इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, इन्फ्लेशन को लंबे अंतर से आप लोग मारेंगे, मतलब आगे जाएंगे और यहाँ से मिलने वाला रिटर्न हर हाल में एक अच्छा रिटर्न मिलता है और भी बहुत अच्छाइयाँ होती है। हमारे फंड मैनेजर जो होते हैं, मार्केट के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो हमारे जो रिस्क होता है, जो जोखिम होता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो ये म्यूचुअल फंड का है। तो म्यूचुअल फंड में कुछ कम, कोई प्रश्न हो, कोई वो जानकारी चाहिए तो और बताइए क्या हम लोग, कोई प्रश्न है? सर जैसे 5 साल तक CAGR रिटर्न 25% है, हाँ हाँ बोलिए। तो जैसे अपन ने 5 साल पहले 1 लाख लगाया तो 5 साल बाद 1,25,000, नहीं, वो तो एब्सोल्यूट मतलब रिटर्न रिटर्न रेट। वो तो एब्सोल्यूट रिटर्न होगा ना जो आपका। यस सर, कंपाउंड की वजह। देखिए 2 चीजें हो गई, एक चीज हो गया CAGR, दूसरा हो गया एब्सोल्यूट रिटर्न। मान लो Yes, हमने 1 लाख रुपया हमने लगाया, ठीक है ना, तो Yes, आप sir. 2021 में 25%, 22 में 25%, 23 में 25%, 24 में 25%। तो अब आप देखेंगे अच्छा, तो पर एनम। हाँ 1,25,000, उसे 1,25,000 का 25%, मान सकते हैं कि 1,30,000 होगा, उसका 1,50,000 होगा, ऐसे होता है। तो आप जब Okay, भी sir. आप देखेंगे तो उसमें एब्सोल्यूट रिटर्न और वो भी दोनों रिटर्न दिखाता है। आप मैं फिर से दिखाता हूँ। सर कंपाउंड रिटर्न है CAGR मींस। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके सर, ओके। अब आप इसको देखिए, जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये टाटा लार्ज कैप का फंड है। आप ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें दिखाया है। देखिए ये एब्सोल्यूट रिटर्न दिखाया, दिख रहा है आपको? नो सर, अभी स्क्रीन नहीं आई सर। शेयर नहीं हुआ है क्या ये? नहीं सर, अभी नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। एक मिनट, ये देखिए अब शेयर हुआ। हाँ हो गया सर। अब ये देखिए यहाँ पर मनी कंट्रोल की साइट में खोला हूँ। अब ये जिस फंड को खोला हूँ, देखिए 10,000 इन्वेस्टमेंट आज, लेटेस्ट वैल्यू, एब्सोल्यूट रिटर्न, एनुअलाइज्ड रिटर्न दिख रहा है ना, दो दिख रहा है ना। ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, यानी 1 लाख रुपए लगाकर हमने छोड़ दिया। तो अब देखिए 10 सालों में इसने 715% रिटर्न दिया है। 715% नहीं, 10 सालों में 640%। यानी हमने 1 लाख रुपए लगाया होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 7,40,000 होगी। 6,40,000 तो बढ़ा है ना। यस सर, 640% बढ़ा है ना ये, तो 7,40,000 हो गए। और यदि एनुअलाइज रिटर्न की बात करते हैं, देखिए हर साल 26% की दर से बढ़ रहा है। देख रहे हैं ये इसके बगल में, ये देखिए 23, 5 साल के हिसाब से देखेंगे तो 23%, 3 साल के हिसाब से 24%, 2 साल के हिसाब से 43% और 1 साल के हिसाब से 115% का CAGR इसने दिया हुआ है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न और CAGR रिटर्न क्लियर हो गया? यस सर। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर, नहीं। और क्या पूछ रहे थे सर? एक प्रश्न मेरा कि क्या हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं, कहने मतलब कि मैं चाहूंगा कि मैं 10,000 रुपए पर मंथ डालूंगा,
हाँ। और मेरे हिसाब से शेयर उसमें रहे, जैसे कि मान लो SBI रहे या TCS रहे, या मैं खुद डिसाइड करूं नहीं, कि नहीं, इस पोर्टफोलियो में ये रहे, नहीं, नहीं, ये नहीं। उनके बने बुनाए पोर्टफोलियो ही लेने, रेडीमेड लेने होंगे हाँ, आपको। वो जो देते हैं वही लेना होगा। यदि आपको जी, अपने जी, अपने से स्टॉक चुनना है तो फिर आप अपने डायरेक्ट चुनिए, हाँ। म्यूचुअल फंड में आपको नहीं। जी, हाँ, म्यूचुअल फंड शेयर में में ही कुछ लेना नहीं। होगा फिर। भाई आपको जी, पैसा, जी। आपको लाभ प्रॉफिट देना उनका काम है। हाँ, 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 हाँ। वो कैसे प्रॉफिट देते हैं वो ये उनका काम है। जी, जी। आप उनको पैसा लगा करके धैर्यपूर्वक इंतजार करिए, होल्ड करिए। हाँ, हाँ, यानी उनके पोर्टफोलियो में से हमको एक अच्छा सा सेलेक्ट कर लेना है। जी। और सर, मेरी बेटी के लिए अगर मैं कुछ सेलेक्ट करना चाहूँ 2000 यानी इन 6 साल के लिए, तो कौन सा आपके हिसाब से अच्छा रहेगा? बेटी कौन सी, कितनी कितनी उम्र है बेटी की? 20 साल की है अभी मैं। 20 साल है ना? हाँ, 20 साल की। 20 साल है तो तो अभी 6 साल के लिए अगर हम लेना चाहें, 6-7 साल के लिए, 6 साल के लिए तो एक्सिस ब्लू चिप लीजिए। एक्सिस म्यूचुअल। एक्सिस ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप। अच्छा, एक्सिस ब्लू, ठीक है सर। वो शादी वादी के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे होंगे ना? हाँ, 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 जी सर, जी, जी, जी। तो एक्सिस ब्लू चिप लीजिए। और एक्सिस जी। जब ब्लू चिप लीजिएगा तो ये प्रयास करिएगा कि जब भी आप डिसाइड करते हो तो 1 साल पहले पैसा निकाल के रख लीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है सर। अब ये नहीं कि मालूम चलता है कि अप्रैल 2022 में आपका शादी की तिथि है और आप सोच रहे हैं कि मार्च में निकाले पैसा। तो हो सकता हो कि जी, जी। मार्च में मार्केट कंडीशन खराब हो और मार्केट नीचे चली खराब जाए, होगी। तो आपकी जो वैल्यू है हाँ। वो वैल्यू नहीं मिल पाएगी। हाँ, बिल्कुल सर। तो हमारा ठीक है। पैसे का मकसद होता है कि हम उसका उच्चतम लाभ लें। उच्चतम लाभ तभी मिल जी। पाएगा जब हम समय से पहले उससे निकल जाएंगे। जी, ठीक है। ठीक है सर। जी, और जी, कोई जी। प्रश्न? और कोई प्रश्न नहीं है? उस दिन सर वो जो ग्रुप में एक डिस्कशन हो रहा था स्मॉल केस के बारे में और ये क्या नाम है अपना ये MF के बारे में। हाँ, तो जैसे MF में तो ठीक है, ये समझ में आएगा कि नहीं फंड मैनेजर होते हैं, एक्सपर्टीज की टीम होती है जिस हिसाब से वो अपना कमीशन चार्जेस करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन स्मॉल केस में वो चीज नहीं है। लेकिन स्मॉल केस में अगर कोई लेता है तो फिर लॉस भी उसको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हाँ। उसमें तो कोई एक्सपर्ट नहीं है फिर। नहीं, स्मॉल कैप फंड भी तो फंड मैनेजर होता है। स्मॉल कैप नहीं, स्मॉल केस। स्मॉल केस, व्हाट इज स्मॉल केस यार, ये क्या होता है? स्मॉल केस के बारे में भी किसी ने डाला था अच्छा उस दिन वो ग्रुप में। सॉरी स्मॉल केस और स्मॉल केस हाँ, वो भाई उसके बारे बास्केट में बता वाला। रहे थे वो जीरोधा के उसमें है, जी ऐप जी में जी है। जी तो जी उसमें आप छोटे छोटे स्टॉक चुन सकते हैं। जी। तो वो तो सेल्फ डिफरेंट चुनना चीज हो होगा गया तो ना। वो। वो हाँ तो जी जी स्मॉल केस एक अलग चीज हो गया, म्यूचुअल फंड एक अलग चीज हो गया ना। म्यूचुअल फंड में आपको फंड मैनेजर मिलता है। आपको स्मॉल केस में जहां तक मुझे समझ में आ उसमें रहा है बहुत मिनिमम। कि आपको स्टॉक चुनने पड़ेंगे उसमें। अब जी जी, हम आप अपने से ही चुनने हैं। तो अभी अब हम बहुत मिनिमम चार्जेस उसमें 0.25 के हिसाब से। 0.25 चार्ज होगा ना वो। हाँ हाँ, बहुत कम है। जैसे इसमें 2 या 2.5 है, बट इसमें ये है कि एक्सपर्टीज है तो उस हिसाब से अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है। नहीं, सुनिए, जी जब हम स्मॉल केस लेते हैं तो वहां पर ब्रोकरेज लगती है। ब्रोकरेज क्या लगता है? वो 25 पैसा 5 पैसा जो ब्रोकरेज होता है वो हिसाब से लगता है। और वो जो नॉर्मल ट्रेडिंग में जो चार्ज लगता है वही वाला चार्ज लगेगा वहां पर। अच्छा अच्छा। तो वो आप स्टॉक खरीद रहे हैं, यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं। तो देर आर मतलब कोई बहुत सारा अंतर है इसमें। आप यहाँ पर फंड मैनेजर है। दूसरी चीज कि आप स्मॉल केस में 2-4 स्टॉक खरीदते हैं, यहाँ पर आपके फंड में 40-50 शेयर खरीदे जाते हैं। तो जी फर्क होगा कि नहीं फर्क होगा? जी, होगा होगा। भाई जिस बिल्डिंग में जितने खंभे होंगे वो बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। जी जितने ही पिलर्स होंगे मजबूत उतनी ही होगा। मजबूत होगी। तो जी जी, म्यूचुअल फंड में जब हम आते हैं तो इसमें जो स्टॉक्स होते हैं वो पिलर्स होते हैं। आप किसी भी फंड को उठा करके देख लीजिए, आप किसी भी फंड में 40-50 से नीचे स्टॉक नहीं पाएंगे। जी और स्मॉल कैप फंड में तो और भी ज्यादा स्टॉक होता है, क्योंकि वैल्यूएशन का चक्कर होता है तो और भी संख्या ज्यादा। मैं आपको बता दूं, जो रिलायंस स्मॉल कैप टॉप पे दिख रहा है, एक समय उसमें 113 के साथ 114 स्टॉक था। आप कल्पना कर सकते हैं। जी जो खराब कंडीशन थी या अच्छे कंडीशन में मैं बताऊं, उसमें 79 स्टॉक्स थे। आपका जो मार्केट को सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करने वाली कंपनी जो फंड है, सॉरी HDFC टॉप 200, आप उसका देखेंगे तो उसमें 70-80 स्टॉक है। अकेले आप देखेंगे तो शायद 15 या 20
फाइनेंस का सेक्टर है, बल्कि मैं 15 भी कम करूँ वो ज्यादा ही होगा। 35% में उसको देख ही लेता हूँ आज आपके सामने। विज्ञान आओ करके सीखे, वो है ना, जो है वो सामने हम लोग देखना चाहिए। अब हम देखते हैं HDFC टॉप 100 फंड देखते हैं। वो HDFC टॉप 200 जो है उसको एट प्रेजेंट HDFC टॉप 100 फंड कर दिया है। ये देखिए, ये खुल गया। एक समय ये पूरे मार्केट का डार्लिंग फंड था, समझिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने इस फंड में पैसा न लगाया हो। हर कोई आंख बंद करके, लोग यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड से मार्केट को इंट्रोड्यूस कराने वाला, कह लीजिए परिचय कराने वाला, आपका HDFC टॉप 200 फंड है। कोई ये नहीं जानता था म्यूचुअल फंड, जाके कहता था हमको HDFC टॉप 200 खरीदना है। तो आइए देखते हैं इसका पोर्टफोलियो हम देखते हैं। अब आप देखिए पोर्टफोलियो, हमने भी मनी कंट्रोल के बहुत खाद छाने हैं। जी। अब आप देखिए इसका फंड, आइए देखिए ऊपर से उठाए, देखिए कितने फंड, कितने स्टॉक्स हैं। HDFC बैंक देख रहे हैं ना। अब पहले सेक्टर खोल लेते हैं, सेक्टर इधर से सेक्टर खोलेंगे। हाँ, बैंक में देखिए इसने 25% पैसा डाल रखा है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? जी जी दिख रहा है। यस सर। देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी 6 बैंक तो इसने ले रखा है। अब IT में आइए, IT में देखिए 4 है, TCS, HCL, Wipro। रिफाइनरी में रिलायंस, HPCL, भारत BPCL, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री 2 बार लिखा है। अच्छा, इंडियन ऑयल। फार्मास्यूटिकल में चले जाइए, अब देख रहे हैं, देखिए कितने स्टॉक्स हैं, देख रहे हैं आप लोग इसको? जी जी। ITC में इसने देखिए 3% पैसा डाल रखा है। SBI लाइफ में 1%। नीचे आते जाइए, देख रहे हैं कितने स्टॉक्स हैं, आप गिनती कर सकते हैं इस स्टॉक की। अब यहाँ पर ऊपर हम देखते हैं कितने स्टॉक रख रखे हैं। देखिए नंबर ऑफ स्टॉक 54 जी। यानी आप जो है 1000 रुपए में HDFC टॉप 100 फंड में 54 स्टॉक खरीद रहे हैं। क्या आप बाहर की दुनिया में 54 स्टॉक खरीद पाएंगे? एकदम नहीं। क्या आप स्मॉल केस में 54 स्टॉक खरीद पाएंगे? नहीं सर, 54,000 में भी नहीं शायद मिल पाए। नहीं खरीद पाएंगे। इसके अतिरिक्त ये देखिए, टॉप 5 स्टॉक में 33% पैसा डालता है। टॉप 10 स्टॉक में देखिए 53% पैसा डालता है। क्या आप या हम इस तरह से बैलेंस कर पाएंगे? नहीं। टॉप 3 सेक्टर में 49% 50% पैसा डाल रखा है। तो देखिए म्यूचुअल फंड में या यूं कहें कि फंड मैनेजर और एक्सपर्ट का जब हम सहारा लेते हैं उसके अलग लाभ होते हैं, और उस लाभ को हम डायरेक्ट इक्विटी में अपने से इन्वेस्टमेंट से तुलना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जी सर, बिल्कुल। तो मेरा अपना मानना है कि म्यूचुअल फंड को हमें निवेश का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना चाहिए, और अपने पैसे का 30 to 40% म्यूचुअल फंड में अपने से मतलब म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जानकारी कुछ लाभप्रद रही आप लोग के लिए? बहुत ज्यादा। हाँ जी जी। ये शिवानंद सर से बात करते हैं, कभी बात शिवानंद सर से, ये सुनीता सर से। शिवांश जी, हेलो शिवांश सर। नमस्कार, आवाज आ रही मेरी? अरे नमस्कार भाई, पर्दा खोलिए, पर्दे से पीछे सर अंधेरे में है दरअसल बैठे हुए, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं पहुंच रहा हूँ। बाहर अंधेरा होना चाहिए, जीवन में अंधेरा नहीं होना चाहिए। हम लोग नहीं सर, जीवन में प्रकाश, थोड़ा सा लाइट की दिक्कत है। कोई बात नहीं। जी सर, लाइट की दिक्कत। जीवन में प्रकाश फैलाने का काम करते हैं। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना,
अंधेरा जी। वाह सर वाह। नहीं सर, बिल्कुल आप रोशनी की किरणें डाल रहे हैं बीच बीच में, और हम लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए, मैं आपको जानता नहीं हूँ। सर मैं आजमगढ़ से हूँ हाँ, और टीचर हूँ यहाँ पर, कहाँ पे? और आजमगढ़ में ही। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे एक बार बताया था कि थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। अभी से बिल्कुल बिगिनर, बिल्कुल एकदम इनिशियल समझ लीजिए। अभी केवल मैं जानकारी जब आप बताते हैं तो उसको देखता हूँ, और फिर उसके बाद हो सकता है कभी भविष्य में जो है कुछ करने लायक हो जाऊं। बिल्कुल करिए, नहीं कर रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। जी मेरा सर, अपना जी। मानना है कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो जीवन में जितनी गलतियां करते हैं ना, उन बड़ी गलतियों की जब सूची जी। बनाएंगे तो सबसे बड़ी गलती होगी स्टॉक मार्केट में आप नहीं आए। तो जी सर। यदि सीखना है, तैरना सीखने के लिए आपको तालाब में उतरना पड़ता है। बाहर सोचेंगे कि खूब हाथ पे मार के सीख के हम तालाब में जाएं, स्विमिंग पूल में जाए तो कभी नहीं तैर पाएंगे। तालाब में उतरिए, आपको सीखने का एक अलग मजा आएगा। जी सर। थोड़ा सा ही पैसा लगाइए। अब जैसे आज म्यूचुअल फंड में बताया है 500 रुपए की SIP स्टार्ट कीजिए। आप वो देखिए उस 500 रुपए जी। हर महीने उसके आपको स्टेटमेंट आएगा, हर महीने आपको मैसेज आएगा, हर महीने आपकी NAV होगी, घटेगी, बढ़ेगी, इसके बारे में थोड़ी सी जागरूकता होगी, क्यूरियोसिटी होगी कि है क्या। तो आप उसको और जानने की कोशिश करेंगे, और जितना अधिक जानने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको नॉलेज होगा। जी तो सर। आप लोग तो टीचर है, हमारे एक मित्र थे टीचर, खैर मेरे पिताजी भी टीचर ही रहे हैं। मैं किसी चीज को अच्छे से बता ले जाता हूँ, वो इसलिए बता ले जाता हूँ मेरे अंदर भी टीचर का गुण है, खून में समाया हुआ है टीचर। जी जी। तो नहीं सर, बहुत सरल शब्दों में इतना कठिन कठिन बातें आप समझा देते हैं कि मजा आ जाता है। हाँ, तो नीलेश सर से बात करते हैं। नीलेश गुप्ता से पहली बार आमना सामना हो रहा है। नीलेश सर, हेलो। हाँ कैसे हैं सर? हाँ सर, नमस्ते। बढ़िया है सर। सर आप लोग थोड़ा परिचय देंगे प्लीज? मैं एक दो सॉफ्टवेयर कंपनी ऑपरेट करता हूँ, बस यही है परिचय। और कहाँ पर? लखनऊ से। अरे वाह। ये आप एक फिनोलॉजी साइनिंग 1 में है? एक साइनिंग सॉफ्टवेयर है, एक A&N सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है। तो आप फिनोलॉजी 2 में है कि फिनोलॉजी 1 में है? क्या हुआ? आप मैं 2 में हूँ सर। तो आपको ग्रुप में किसने शामिल किया था? ग्रुप में फेसबुक से लिंक मिला था आपका। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत है आपका, और बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। अभी तो ABCD सीख रहा हूँ मैं। तो ABCD मैंने अभी कहा है ना आपसे, तैरना सीखने के लिए पानी में उतर जाइए, तो छोटे हाँ, अमाउंट से तो उतर जाइए। आप सबसे अकाउंट बन चुका है मेरा। सॉरी, एंजल ब्रोकिंग पे अकाउंट है मेरा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप पहले SIP कर दीजिए, 1500 की SIP कर दीजिए, सीखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। उसकी फी होता है, यदि शुरू में नुकसान होता है ना तो नुकसान से घबराइएगा मत, ये फीस है। आज आप सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का काम कर रहे हैं तो कुछ पैसा आप अर्न कर रहे हैं। शिवांश सर जो टीचर है, तो उनको भी जो भी पेमेंट मिल रहा होगा, उस सोचे उस पेमेंट के लिए क्या क्या किए होंगे। उन्होंने इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, BA तक की पढ़ाई पढ़ी होगी, PTC का एग्जाम दिया होगा, B.Ed किया होगा, ठीक है, कंपटीशन क्वालिफाई किया होगा, तब कहीं जा करके कुछ तनख्वाह पाने के काबिल हुए होंगे। तो अब आप सोचिए, जैसे मैं ही हूँ, मैं जहाँ भी जॉब करता हूँ, हमने भी MA किया, कंपटीशन की तैयारी किया, कंपटीशन क्वालिफाई किया, नौकरी किया, और आज मेरा लगभग 16-17 साल से ऊपर की नौकरी हो गई, तब मुझे एक ठीक ठाक हैंडसम अमाउंट मिलता है। तो अब आप सोचिए कि जो आज की डेट में हमको अमाउंट मिल रहा है, उस अमाउंट के लिए मैंने कितना प्रयास किया, कितनी मैंने पढ़ाई करी। मुझे याद है इंटरमीडिएट जब रहमान जी बताएंगे, फिजिक्स की इतनी मोटी किताब थी गर्ग एंड गोयल की, केमिस्ट्री की कार्बनिक और अकार्बनिक इतनी मोटी मोटी थी, कुमार मित्तल की किताब हम लोग पढ़ते थे। पढ़ा है सर हमने भी। पढ़ा है ना? और यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट में मैथ पढ़ते तो मैथ के 5 बुक होती थी, उसमें स्टैटिस्टिक्स, डायनामिक्स होता था कि नहीं होता? तो अब आप सोचिए, जब हम उतना पढ़े और आज के डेट में इतना पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा कमा रहे हैं उसके बारे में सोचिए। और स्टॉक मार्केट तो आपको लाखों करोड़ों पैसा देगा, तो क्या आप सोचते हैं कि आपको फ्री में मिल जाएगा क्या? इसके लिए सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और जितना आप समय देंगे
उतना ही आपको पैसा आएगा। और एक और चीज मैं कहूंगा कि पैसा आने से पहले हमारे पास योग्यता आती है। यदि योग्यता हमारे पास नहीं होगी तो पैसा नहीं आएगा। हमको अपने ऊपर काम करना, हमें अपने योग्यता पर काम करना है, हमें लगातार अपनी स्किल को बढ़ाते रहना है, अपनी क्षमता को बढ़ाते रहना है, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे हमारा नॉलेज होगा, पैसा हम नहीं खोजेंगे, पैसा हमको खोजेगा, पीछे पीछे आएगा। बिल्कुल योग्यता के बराबर आता है। अब आप सोचिए कि 1 लीटर बोतल पानी का बोतल है जैसे कोई, उसमें हम जबरदस्ती 2 लीटर का पानी डाल रहे हैं, क्या बोतल कभी टिक पाएगा? बोतल फट जाएगा। मैं जो कह रहा हूँ आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? खूब अच्छे से। यस सर। तो पहले हमें बोतल के आकार को बड़ा करना है। जब बोतल का आकार बड़ा होगा ना तो उसमें 1 लीटर 2 लीटर जितना चाहेंगे उतना पानी आएगा। और आकार का मतलब क्या है? हमें अपनी योग्यता को बढ़ाना है। और योग्यता मतलब नॉलेज। हम शरीर के 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे वाला हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा। ऊपर वाले हिस्से से ज्यादा आदमी आगे बढ़ता है। शारीरिक श्रम से आदमी आगे नहीं बढ़ता है। शारीरिक श्रम से आगे आदमी बढ़ता तो सबसे ज्यादा अमीर जो होते हैं ना, वो रिक्शे खींचने वाले और वो पल्लेदारी का काम करते हैं, वही होते हैं। पैसा दिमाग से बनता है। तो दिमाग में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो अपने आप योग्यता बनेगा। और समय देंगे तब बनेगा, अचानक से कुछ नहीं होगा। तो बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, बहुत मजा आता है हमें। तो क्या कहें सब लिंक सर पहले ही शेयर कर दिया करिए, एक दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया कीजिए। दरअसल वो कोई प्लान नहीं हो तो वो तो अटेंडम अचानक होता है, खाली रहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा, अब संडे वाला होता है तो एक दिन पहले कर देता हूँ, लेकिन इस बार संडे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ दूसरे कारण है। तो चले फिर बातें होंगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। गुड बाय। थैंक यू।